दोस्तों नमस्कार। आज से लगभग 2 महीने पहले 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थीं और राष्ट्रपति भवन में जो समारोह चल रहा था शपथ ग्रहण का, उसमें अगली पंक्ति में बैठी थी, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ठीक 2 महीने बाद उन्हें अपने देश बांग्लादेश को छोड़कर भागना पड़ेगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सपने में भी, ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन पिछले 2 महीने में, और ख़ास तौर पर कहें कि पिछले हफ्ते 10 दिन में, बांग्लादेश में स्थितियां कुछ यूं बदलीं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपने देश से भागना पड़ा और उन्हें भगाने में सेना ने उनकी मदद की। लोग बांग्लादेश के राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां से बाल्टी, मग सहित उनकी साड़ियां, कपड़े, फर्नीचर सब लेके बाहर निकल गए, जश्न मना रहे थे। कौन थे ये लोग? छात्र थे, प्रदर्शनकारी थे। क्या है बांग्लादेश की कहानी, हम आज आपको बताएंगे पूरे विस्तार से। दरअसल छात्र आंदोलन, हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और सोमवार को प्रदर्शनकारियों के मार्च के ऐलान के बीच, जैसा मैंने बताया, वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 5 अगस्त तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। न सिर्फ पद बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन में तब्दील हो गया और शेख हसीना सरकार के पतन का कारण बन गया। सेना की ओर से देश में अंतरिम सरकार का गठन करने की घोषणा के बावजूद आंदोलन और बांग्लादेश में आगे क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। 5 अगस्त का दिन बहरहाल बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक साबित हो गया है। छात्र आंदोलन, हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और सोमवार को प्रदर्शनकारियों के मार्च के ऐलान के बीच, जैसा हमने बताया, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। फिलहाल वो भारत में है, लेकिन उम्मीद है कि भारत से भी बाहर, संभवतः वो लंदन चली जाएंगी। सेना की ओर से देश में अंतरिम सरकार का गठन करने की घोषणा के बावजूद आंदोलन और बांग्लादेश में आगे क्या होगा अभी ये साफ नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि 5 अगस्त को बांग्लादेश सरकार ने इंटरनेट बंद कर रखा था। दरअसल 25 जुलाई से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन सोमवार को देश में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया। ब्रॉडबैंड को भी बंद कर दिया गया। न्यूज़ की वेबसाइट ऑफलाइन कर दी गई। सख्त इंतजाम, दमन की कोशिशें और पाबंदियां लोगों को घरों से निकलने से रोक नहीं सकी। शहर के हर कोने से लोग बाहर सड़कों पर निकलने लगे। कर्फ्यू के बावजूद 11 बजते बजते ढाका के जतराबाड़ी इलाके में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। तैनात की गई पुलिस भीड़ को थामने के लिए नाकाफी साबित रही। यहां बख्तरबंद गाड़ियों में सवार सैनिक भी सड़कों पर तैनात किए गए। पुलिस ने आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और गोलियां चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। वहीं दोपहर करीब 12 बजे ढाका के हबीबगंज इलाके में बोरो बाजार की तरफ बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चियां और नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। सोमवार को ढाका मार्च को रोकने के लिए दसियों हजार छात्रों, प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र और आम लोग बाहर निकले और शहीद मीनार से शाहबाग इलाके की तरफ बढ़े। रविवार को शाहबाग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में कई लोग मारे गए। देश में तेजी से बदल रहे हालात के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकेर उज़्ज़मा ने दोपहर 2 बजे राष्ट्र को संबोधित करने की घोषणा की। सेना ने एक बयान जारी कर सेना प्रमुख के संबोधन तक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच सड़कों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। हजारों से लाखों में पहुंच गई भीड़। लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए थे। दोपहर करीब 1:15 बजे बांग्लादेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया गया। ऑफलाइन हुई वेबसाइटें लाइव होने लगी। सोशल मीडिया वेबसाइटों पर लगी पाबंदियां हटने लगी। हालांकि इंटरनेट बहाल किए जाने का कोई आधिकारिक आदेश आया नहीं था।
इस बीच देश के सेना प्रमुख ने अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सेना मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में नागरिक समूहों से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी लोग भी शामिल हुए। ढाका यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरुल को भी बैठक में बुलाया गया। इस बीच दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री शेख हसीना के गण भवन से सैन्य हेलीकॉप्टर में निकलने की खबर आ गई। उनकी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। गण भवन यानी जो प्रधानमंत्री का आवास है बांग्लादेश में, वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ने के कुछ ही मिनट बाद शेख हसीना के भारत आने की रिपोर्टें आने लगी और वो शाम तक भारत आई भी। समाचार एजेंसी एएफपी ने उस समय बताया कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना अपने राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला। दोपहर 3:15 बज गए। सेना प्रमुख वाकिर उज़्ज़मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है। उन्होंने विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा भी की। सेना प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत में शामिल रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। शांति की अपील की उन्होंने कहा और कहा कि हम देश को चलाने में कामयाब होंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी तब भी शांत नहीं हुए। आवामी लीग पार्टी के दफ्तरों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। आवामी लीग, यही पार्टी वहां सत्ता में थी, शेख हसीना की पार्टी है। प्रधानमंत्री आवास में लगी बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की विशाल मूर्ति पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए। हथौड़े से इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई। दोपहर हो गई। ढाका शहर एक तरह से प्रदर्शनकारियों के पूरी तरीके से नियंत्रण में था। चीफ जस्टिस के घर में भी तोड़फोड़ हुई। प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन और स्मारकों में प्रदर्शनकारी घुस गए। दोस्तों, जरा सोचिए क्या हाल रहा होगा ढाका का। धनमंडी इलाके में प्रमुख निवास स्थान सुधा सदन में आग लगा दी गई और इसे लूट लिया गया। शेख हसीना सरकार के कई मंत्रियों के घर पर भी हमले हुए, ऑफिसों को तोड़ दिया गया। शाम 6 बजे सेना ने शहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 घंटों के लिए उड़ान के संचालन को निलंबित करने की जानकारी दी। अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए 24 घंटों की समय सीमा। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 6:15 बजे भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना स्थित वायुसेना के हवाई अड्डे पर C-130 विमान से उतरी। C-130 वायुसेना का उनका विमान और डासना एयरपोर्ट जो है एयरफोर्स का जो बेस है वो एशिया में सबसे बड़ा है। शाम करीब 7:30 बजे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। भारत ने सोमवार देर शाम बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के बाद वहां हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया हैं, वहां की अपोजिशन पार्टी है BNP, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच शेख हसीना के बेटे और सलाहकार साजिब वाजेद ने कहा है कि उनकी मां ने अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है और वो अब कभी राजनीति में नहीं लौटेंगी। शेख हसीना ने अभी हाल में ही इसी साल जनवरी में चुनाव जीता था। ये चुनाव बेहद विवादास्पद रहा था। 11 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और ये तब अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल था कि चंद महीनों में ही उनकी पकड़ सरकार और अपने देश पर इतनी ढीली पड़ जाएगी। बांग्लादेश की राजनीति ने नई करवट ली है। आगे क्या होगा अभी स्पष्ट नहीं है। छात्र संगठनों ने अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए 24 घंटों का समय दिया है। आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरिम सरकार में कौन होगा। छात्र संगठन इस सरकार को क्या स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इससे पहले एक दिन 4 अगस्त को वहां हुई हिंसा में 94 लोग मारे गए थे। 1 जुलाई से ही छात्र आंदोलन चल रहा था और 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। यहाँ अब बताते हैं कि दरअसल किस्सा क्या है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और आज़ादी में भारत की अहम भूमिका रही थी। आज़ादी के बाद से ही वहाँ ये नियम था कि 30% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में वो उन लोगों के परिवारों को दी जाएगी जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन अब चूंकि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लोग खास करके छात्र और छात्र संगठन ये मांग कर रहे थे कि ये जो आरक्षण है बांग्लादेश की आज़ादी से जुड़े लोगों के परिवारों को देने का, इसे ख़त्म किया जाए। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 30% से घटाकर इस आरक्षण को 5% तक
करने का फैसला भी सुनाया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, छात्रों को ये कबूल भी नहीं था। इसी को लेकर छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे, उन्हें दमन करने की कोशिश की गई, उन पर ज़्यादा पुलिस बर्बरता और सेना की बर्बरता भी रही, और इसी का नतीजा जो हुआ वहां पर हम ये सामने देख रहे हैं। सख्ती से दमन करने का जो सरकार का प्रयास था, गोलियां चली, कई लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। मरने के बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार वहां की सड़कों पर आते रहे। रविवार का दिन सबसे हिंसक साबित हुआ, जिसमें 13 पुलिसकर्मियों की बांग्लादेश में मौत भी हुई थी, और उसके बाद दमन और बढ़ गया था। हिंसा सिर्फ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही नहीं थी, बल्कि सत्ताधारी आवामी लीग के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। देश के कोने कोने से लोग सामने आने लगे, हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। सरकार ने राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया था, सख्त कर्फ्यू था, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले और बहुत बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, इसके भारत पर क्या असर पड़ेगा। मैं देख रहा था सोशल मीडिया, भारत में बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं। खास तौर पर तबका है कि अगर दमन किया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो किसी प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ सबसे गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत हर तरफ से अब एक असफल देशों से घिरा हुआ है। आप देखिए, पाकिस्तान एक असफल देश, बांग्लादेश एक असफल देश, म्यांमार के हालात वैसे असफल देश, अफगानिस्तान के हालात, श्रीलंका के हालात। और जब आप असफलताओं के बीच, असफल व्यक्तियों के बीच या असफल देशों से घिरे रहते हैं, तो आप पर भी उसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन भारत बाकी सारे देशों से अलग है दोस्तों। यहाँ की जनता सहिष्णु है। यहाँ की सरकार चाहे जिसकी भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और की सरकार हो, ऐसे वक्त में जब बात देश की होती है, सब एक होते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा है, विपक्ष का नेता होने के बावजूद और कड़े तेवर होने के बावजूद, कि बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र का जो फैसला होगा, मोदी सरकार का जो फैसला होगा, उसके साथ 100% है। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही है। तो मेहरबानी करके ना, भारत की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे मुल्कों से तो बिल्कुल ना करें। भारत एक अलग देश है, और यहाँ प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी हो या किसी और पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो, देश के हालात जब ऐसे होते हैं ना, तो पूरा देश एक होता है। इसलिए बहुत खुश होने की, वो जो लेफ्ट सोच वाले लोग हैं, लेफ्ट लिबरल लोग हैं, उन्हें बहुत खुश होने की और इस तरीके की पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैं अपने प्लेटफॉर्म से बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और हमारा पूरा देश एक साथ है, हम सब एक साथ हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।